क्या कुछ करा उनका। तो तरुण जी भी लगातार हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं। तरुण जी, जरा ये समझाने की कोशिश करें कि ये जो मिशन है अगर सक्सेसफुल रहता है तो किस तरह से ये पूरा वर्क करेगा, 5 साल तक ये डेटा हम तक पहुंचाएगा और क्या इंटरनेशनली भी इस डेटा का उपयोग होगा, क्या फायदा मिल सकता है, जरा इसे समझाएं। देखिए, बिल्कुल इंटरनेशनली डेटा का उपयोग होता है, क्योंकि जो स्पेस है वो किसी एक कंट्री का नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड का है। और ये नॉर्मली एक कंसेंसस रहता है सारी साइंटिफिक कम्युनिटी में। तो उनके बीच में भले ही आप पॉलिटिक्स कुछ भी चल रही हो, देशों के बीच में वॉर चल रहे हो, और जब आप स्पेस कम्युनिटी की बात करते हैं, साइंस कम्युनिटी की बात करते हैं इन जनरल, तो उनके बीच में जो कॉपरेशन होता है, जो साथ में मिलकर काम करते हैं, वो चलता रहता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होने वाली है। जब भी नासा या यूरोप या और कोई कंट्री, जापान या और कोई कंट्री अपने मिशंस भेजती है, चाइना का नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो बहुत चीजों को कंट्रोल करके रखते हैं, उनके मिशंस के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। बाकी कंट्रीज जो होती है वो नॉर्मली अपना डेटा जो होता है वो पब्लिक डोमेन में प्लेस करके, जहाँ पे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जो है उनको एक्सेस करके अपनी रिसर्च उन पे कर सकते हैं उस डेटा पे। तो सेम चीज यहाँ पर भी होने वाली है। इसरो पहले भी अपने पिछले मिशंस का जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में रिलीज करता है, कोई भी जिसको भी इंटरेस्ट है वो उसको एक्सेस करके उस पर रिसर्च कर सकता है। सेम चीज हमारी यहाँ पर भी होने वाली है इस मिशन के साथ। और बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए सर आप अपनी बात। बाकी मैं बोल रहा था कि जो मिशन है 5 साल तक चलेगा, तो सारे पेलोड्स जो है वो उस ड्यूरेशन में उसको कॉन्टिन्यूसली सन को ऑब्जर्व करेंगे, डेटा देंगे। तो इससे हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बिकॉज सन के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आज भी नहीं पता है। और सन ऐसी चीज है जो कि अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल बनाता है। ठीक है, उसकी वजह से पूरा सोलर सिस्टम एक्सिस्ट करता है। तो अगर हम उसके बारे में पूरा नहीं जानेंगे तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस आउट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप विवेक श्रीवास्तव जी आपका रुक करना चाहेंगे। इस पूरे मिशन को हमने समझने की कोशिश की, आपने बताया, बड़े अच्छे से चीजें समझाई हैं। अगर एक मन में सवाल ये भी आता है कि L1 जो हमने डिफाइन किया है, एक तो L1 की वही जगह क्यों चुनी गई है, क्या और कोई प्लेस नहीं हो सकता था? जी, तो लैग्रांजे ऐसा पॉइंट होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण आपका धरती का और सूरज का, क्या सिर्फ एक यही वजह है विवेक जी, या इसके अलावा और कोई वजह हो सकती है? ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमने L1 को चूज किया है। और टोटल यहाँ पे 5 लैग्रांजे रेंज होती हैं, जिसमें से कि 3 स्टेबल है, 2 स्टेबल है और 3 अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल और स्टेबल का क्या मतलब है? मतलब कि आप वहां पे जाओगे तो आपको किसी भी गुरुत्वाकर्षण का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे हमारे पास 2 ही हैं, ठीक है। और 3 हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे L1 है, वो L1 अनस्टेबल में आता है, बट हाँ वहां पे हल्का सा फ्यूल लगेगा हमें वापस ये L1 पे जाने के लिए, क्योंकि कभी कभी आपको दिखेगा कि धरती, क्योंकि ना सूरज के ऐसे जब चक्कर काटती है तो वो कभी धरती सेम ऐसे नहीं है, ओवल शेप पे, तो ये कभी कभी सूरज के पास भी आती है और दूर भी जाती है, तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण चेंज होता है। तो उसको थोड़ा सा ऑर्बिट चेंज करने के लिए हमें थोड़ा सा फ्यूल लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, बट हाँ उससे फ्यूल काफी बचेगा हमारा। ऊपर से हम सोलर पावर पे जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा सूरज को देख के उसको ऑब्जर्व करेगा, तो हमारे को उस एंगल से देखोगे आप तो वहां पे पावर कम लग रहा है काफी। अच्छा। तो इसलिए लैग्रांजे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो धरती और सूरज के बीच में, बाकी आपका सूरज के पीछे भी है, उसके इधर भी है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि धरती से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है आपको और सूरज को ऑब्जर्व करना है। तो दिस इज द मतलब ये सबसे अच्छा पॉइंट था जहां पे हम जा सकते थे, और होपफुली हम 125 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, और तो लगातार हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं और आरके द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। आरके द्विवेदी जी, देखिए आज हमने जिस तरह से मिशन मून को सक्सेसफुली अंजाम दिया और अब बारी है सूरज की, आज आदित्य L1 की लॉन्चिंग होने वाली है। सबसे पहले बताएं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे होगी, क्या कुछ इसे लेकर होगा, जरा अब बताएं हमें। देखिए, हमारे लिए ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि चंद्रयान के बाद हम लोग अब सूर्य की ओर जा रहे हैं, और ये हमारा पहला मिशन है कि हमारा जो सूर्ययान है आदित्य 1,
ये यहां से सीधे जाएगा और लैग्रेंजेज वन बेसिकली वो पॉइंट है जहां पर सूर्य और चंद्रमा के, अगर हम उस पॉइंट पर कोई भी वस्तु रख दें तो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अर्थात जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो हमारा जो चंद्रयान है, सूर्ययान है, ये वहां पर जाएगा और वहां से जाकर के वो सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा। बिल्कुल, आरके द्विवेदी जी हमारे साथ बने डायरेक्टर हैं सीडीसी के। बहुत स्वागत है सर आपका। सवाल तो आपने सुन लिया होगा और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको बताया। स्पीच मन में 2-3 सवाल जो आ रहे थे, मैं विवेक जी और तरुण जी से लगातार पूछ रहा था। आपसे भी जरा समझना चाहूंगा कि इस पूरे मिशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये कितना बड़ा मिशन है वैज्ञानिकों की दृष्टि से, और साथ ही साथ आने वाले समय में ये किस तरह से हेल्प करता हुआ नजर आएगा। करें तो सूर्य 6 परतों से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहली परत अंदर कोर है, कोर के बाद में रेडिएशन जोन आता है और उसके बाद कन्वेक्टिव जोन आता है। ये अंदर की 3 परतें हैं। और बाहर की अगर 3 परतों के बात करें तो क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर और कोरोना के बारे में हमारे दर्शक सब परिचित होंगे। जब कभी सूर्य ग्रहण होता है उस समय कोरोना दिखाई देता है। तो इस पूरे मिशन का मकसद है कि सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इनकी जो अलग अलग परतें हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो सबसे पहले जो उपकरण, जो पेलोड वहां पर जा रहे हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इस सूर्ययान के साथ 7 पेलोड होंगे, उन पेलोड के माध्यम से हम युक्तियां वहां पर भेजेंगे। वो सबसे पहले कोरोना और सूर्य की अलग अलग जो परतें हैं उनका अध्ययन करेंगे। वाकई जरा ये बताएं आरके द्विवेदी जी की जो पेलोड है, 7 पेलोड है, ये 7 पेलोड का काम क्या होगा? सब अलग अलग इंफॉर्मेशन किस तरह से पहुंचाएंगे? ये पूरा प्रोसेस क्या होगा? देखिए ये सेंसर्स हैं, जैसे अभी आप चंद्रयान के केस में देख रहे हैं कि एक सेंसर है वो चंद्रमा पर टेम्परेचर बता रहा है कि चंद्रमा की सतह के नीचे टेम्परेचर कितना है, चंद्रमा के ऊपर टेम्परेचर सतह पर कितना है और रात के समय टेम्परेचर कितना हो जाता है। कि जैसे अगर आप हम लोगों के सर्वाइवल की बात करें तो चंद्रमा पर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से सूर्य, देखिए सूर्य पर जाना तो असंभव है कि सूर्य तो एक दहकता हुआ गोला है। सूर्य के अंदर जो तापमान है वो कई मिलियन केल्विन के बराबर होता है। वहां जाना, लेकिन दूर से हम उसकी जो अलग अलग परतें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जो रहस्य बना हुआ है सूर्य के बारे में, उसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों को जानकारी मिलेगी और हम उसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इस दौरान ये भी चीज समझना चाहेंगे सर कि यान को जो एक होलो ऑर्बिट में रखा जाएगा, ये होलो ऑर्बिट क्या है, जरा इसको आप समझा पाते? ऑर्बिट, देखिए जहां तक मैंने अभी पढ़ा है, मैं स्पेस फिजिक्स का एक्सपर्ट तो नहीं हूं क्योंकि भौतिक विज्ञान की बहुत सारी विधाएं होती हैं। ये जो लैग्रेंजेस, मैं भी जैसे कल जब से आपसे जानकारी मिली है, मैं देख रहा हूं कि लैग्रेंजेस पॉइंट 5 होते हैं और इस यान को L1 पर रखा जाएगा। L1 बेसिकली एक तरीके का न्यूट्रल पॉइंट है जहां पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को नष्ट कर देता है। जो हमारा यान वहां पर रहेगा, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो इवन चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय में भी उसको प्रकाश प्राप्त होता रहेगा और वो हमें जानकारी देता रहेगा। जहां तक मोटे तौर पर प्लेलोड की बात कर सकते हैं, ये अलग अलग तरीके के सेंसर हैं जो हमें सूर्य के बारे में अलग अलग तरीके की जानकारी देंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कोरोना के ताप की बात करें या हम कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, तो ये जो पेलोड अटैच किए गए हैं ये अलग अलग भौतिक गुणों के बारे में, जो हमारे सूर्य के हैं उन गुणों के बारे में बात करेंगे और हमें इंफॉर्मेशन देंगे जिससे हम और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि तरुण शर्मा जो खगोल विज्ञानी और विवेक श्रीवास्तव जो स्पेस साइंटिस्ट हैं वो इसके बारे में और बेहतर मुझे समझा पाएंगे कि ये जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यान को जो है होलो ऑर्बिट पे रखने की बात आ रही है, क्या वो जो मैं समझ पा रहा हूं वो L1 है या L1 के बाहर का जो एरिया है जिसे होलो ऑर्बिट कहते हैं? देखिए इस तरीके से होता है, जिससे आप लूनर ऑर्बिट की बात करते हैं तो लूनर ऑर्बिट में क्या होता है, आपका कोई भी जो ऑब्जेक्ट, जैसे चंद्रयान का ऑर्बिटर है वो मून के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लूना मीन्स मून। अर्थ ऑर्बिट जो है तो वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। सोलर ऑर्बिट की बात करते हैं तो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। हेलो ऑर्बिट क्या होता है, इसमें आपका जो स्पेस क्राफ्ट है
वो ना सन के चक्कर लगाएगा ना अर्थ के चक्कर लगाएगा, बल्कि उसके बीच में जो पॉइंट है लैग्रेंज पॉइंट L1, उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाएगा। तो इस चीज को, इस ऑर्बिट को हम बोलते हैं हेलो ऑर्बिट। तो उसका कनेक्शन क्या है तरुण जी, जरा आप समझाते उसको डिटेल में। देखिए कनेक्शन ये रहता है कि जैसा ऑलरेडी बता चुके कि L1 पॉइंट पे जो गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा आपका सन और अर्थ का, वो लगभग बराबर रहेगा। ठीक है, तो एक तरह से ऐसा लगता है कि आप स्टेशनरी हो उस जगह पे, आप स्थिर हो गए हो वहां पे स्पेस पे। ऑल्दो आप मूव कर रहे हो, ओके, बट ऐसा लगता है कि आप स्थिर हो गए हो। ओके, वो L1 पॉइंट है। इसी तरह के 5 पॉइंट है वहां पे, L1, L2, L3, L4 एंड L5। अलग अलग लोकेशंस पर है वो, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का ऐसी समन्वय बनता है कि आप एकदम स्थिर हो जाते हैं। तो उसके वहां पे पहुंचने के बाद क्या होता है, आप कॉन्टिन्यूअसली सन को ऑब्जर्व करते हो। जो पृथ्वी है वो कभी भी स्पेसक्राफ्ट और सन के बीच में नहीं आएगी। उसके साथ ही आप कॉन्टिन्यूअसली पृथ्वी को भी ऑब्जर्व करते हो, पृथ्वी की तरफ भी आप देख रहे हो। तो जो कम्युनिकेशन ब्रेकआउट होता है वो भी कभी नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप सन के चक्कर लगा रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे आप सन के पीछे चले जाएंगे और अर्थ से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। L1 पॉइंट पे जब आप हेलो ऑर्बिट में है तो वो चीज कभी नहीं होगी। आप सन को भी कॉन्टिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहे हैं और अर्थ के साथ भी आप कनेक्टेड। इस पूरी यात्रा की अगर बात की जाए विवेक की, धरती से लेकर L1 तक की यात्रा की अगर बात की जाए, वो यात्रा कैसे करता हुआ ये समझ में आएगा, कैसे जाता हुआ नजर आएगा, अगर इसको आसान शब्दों में समझे तो? और इसके लॉन्चिंग से पहले विवेक जी जरा बताएं कि किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, ये भी जानना बेहद जरूरी है, इसे भी समझाएं। हाँ बिल्कुल। तो PSLV एक्सेल जो रॉकेट है, तो इसने पहले भी बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे हैं हमारे। तो ये मल्टी पेलोड सिस्टम है। तो इसमें मल्टी पेलोड सिस्टम का क्या मतलब है कि ये काफी सारे सैटेलाइट्स एक साथ भेज सकता है। तो आपको यहाँ पे आपकी तस्वीर में भी दिख रहा है, मेरे को नोज कोन दिखा रहे हो आप, जो कोन शेप का जो आपको दिख रहा है रॉकेट के ऊपर, तो उसके अंदर वो सैटेलाइट रहता है। तो अब आप जब लॉन्च करते हो तो उस समय टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो टाइमिंग के ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा होगा, क्योंकि उस टाइमिंग के बेसिस पे ही हम वो जो लैग्रेंज पॉइंट है वहां पे जाएंगे। और जब ये रॉकेट जब ये धीरे धीरे जाता है हमारे स्पेस की तरफ, आप स्काई में देखोगे तो जब ये एक पॉइंट आता है वहां पे हम कार्बन लाइन बोलते हैं जिसको, जो कि धरती को स्पेस से सेपरेट करता है। तो उस कार्बन लाइन पॉइंट के बाद आपका जो अर्थ का हम बोलते हैं कि अर्थ से आप लीव कर चुके हो, तो उसके बाद से आपको ग्रेविटेशनल इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। वहां पे आपको धीरे धीरे फील होगा कि हाँ यहाँ पे आपका एनर्जी लगेगी। तो धीरे धीरे करके हम पेलोड्स छोड़ते जाते हैं, हमारे पहले फ्यूल निकलते हैं, जो बड़े बूस्टर्स होते हैं वो निकलते हैं। उसके बाद हम जो मेन इंजन होता है, प्रोपल्शन इंजन होता है, उसको निकालते हैं। फिर उसके बाद सैटेलाइट को हम एक ऑर्बिट में जाके छोड़ देते हैं। उस ऑर्बिट से वो फिर अर्थ के चक्कर काटेगा, वो अर्थ के चक्कर तब तक काटेगा जब तक, और उसको धीरे धीरे वो बड़ा करते जाएगा। तो धीरे धीरे आप जैसे अर्थ को चक्कर काट रहे हो तो वो धीरे धीरे आप ऐसे बड़ा करते जाओगे उसको, और आप L1 तक जाने की कोशिश करोगे। और L1 पे जाने के बाद आप इंजन फिर से फायर करोगे, उसको फिर से रोकोगे। तो 125 दिन लगेगा आपको L1 तक जाने में, क्योंकि यहाँ से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे लगभग है हमारा ये जो सन है। तो उसके जो L1 का पॉइंट है वहां पे जाने में 125 दिन लगेंगे आपको। वहां पे जाके फिर से आप बूस्टर्स फायर करोगे, उसका ऑर्बिट चेंज करोगे, आप फिर वो जो हेलो ऑर्बिट बोल रहे हो उस ऑर्बिट में लेके आओगे उसको। और फिर वहां से आप अपने जो सैटेलाइट्स के पेलोड्स हैं वो सब धीरे धीरे ऑपरेट करना शुरू करोगे, सोलर पैनल्स को लोगे, और फिर वहां से ऑब्जर्वेशन शुरू होगे, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करोगे। तो वहां से ऐसे वो धीरे धीरे करके आप फिर ऑब्जर्वेशन करोगे। चंद्रयान की सफलता से हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ आदित्य L1 भी हम कुछ न कुछ आपको नया ही दिखाएगा इस बार भी। आर.के. द्विवेदी साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि लगातार हमने अगर बात की है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग देखी, ऐसे में ये पूरा मिशन जो है अगर सक्सेसफुल होता है तो ये सूर्य पर निगरानी रखते हुए कैसे नजर आएगा ये पूरे मिशन पर? साथ ही साथ मन में सवाल आता है, जैसे हमने वहां पर फोटो क्लिक करते हुए देखी, क्या यहां पर भी वही तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं या डेटा सिर्फ रिटर्न में होगा? देखिए, उस तरीके का तो ये मिशन नहीं है जैसा चंद्रयान था। निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारी डिवाइसेस होंगी उनके जरिए जलवायु परिवर्तन जो मुख्य है, जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आजकल हो रहा है, जो हमारे पास यहाँ से डेटा आएगा, उसके बाद सूर्य के कारण जलवायु परिवर्तन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में निश्चित रूप से हम ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
चंद्रयान में आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा रोवर जो है वहां पर जाकर के उतर रहा है, इस तरीके का वहां पर कुछ नहीं होगा। यहां पर जो भी ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा वो ऑब्जर्वेशन हमारा जो है वो उस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उसी के माध्यम से लिया जाएगा और इस तरीके से दोनों में अंतर होगा। वहां पर तो हम चंद्रमा की सतह पर पहुंच गए हैं, लेकिन सूर्य पे इस तरीके की सतह का कोई महत्व नहीं है। सूर्य तो एक दहकता हुआ गोला है, वहां तो पहुंचना बहुत मुश्किल है और दूर से ही हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिस हैलो ऑर्बिट के बारे में आपने बात की, उसी ऑर्बिट में रहते हुए हमें ये सब ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे। वाकई तरुण शर्मा जी, आप खगोल वैज्ञानिक हैं, जरा ये समझाएं, ये सवाल आम लोगों के भी मन में होगा क्योंकि जिस तरह से चंद्रमा से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, रोवर जिस तरह से वर्क कर रहा था, लेकिन सूर्य तो एक धधकता हुआ आग का गोला है, तो कितनी दूरी पर जो ये L1 है उसे स्थापित किया जाएगा और किस तरह से ये पूरा वर्क करेगा, जरा ये समझाएं आप। देखिए, सर ने पहले भी बोला है कि हम सूर्य पे नहीं जाने वाले क्योंकि वहां पर जाना पॉसिबल नहीं। वहां पे जाएंगे, पहुंचने से पहले हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है वो एकदम धुआं बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वहां पे। हम लोग रहने वाले हैं अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूरी पे। ओके, जो L1 पॉइंट है वो अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर है। अगर हम अर्थ और सन की दूरी की बात करें तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, तो लगभग 100 गुना कम। ओके, तो लगभग आप लगा लीजिए लगभग 15 करोड़ ही दूरी हुई स्पेसक्राफ्ट और सन के बीच में। तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है टेम्परेचर की वजह से, कि सन का जो हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट को नुकसान नहीं होगा। पर अर्थ के मुकाबले स्पेस में जो है वहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीम्स होते हैं, कभी बहुत गर्म हो जाता है, कभी बहुत ठंडा हो जाता है। तो उस चीज के लिए हमें ऑलरेडी साइंटिस्ट ने उसके लिए तैयारी करके भेजी है, उसमें प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। स्पेस ब्लैंकेट हम एक टर्म यूज करते हैं, तो आप देखते हैं नॉर्मली गोल्डन कलर की फॉइल होती है स्पेस क्राफ्ट के ऊपर। ओके, तो वो एक्चुअली में स्पेस ब्लैंकेट बोलते हैं उसको, जो कि तापमान को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से ये वहां पे काम करते हैं। L1 वो जगह होगी जहां से सारी स्टडी जो है वो की जाएगी, ये क्लियर है। आम दर्शक जो थे उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया होगा या नहीं समझ पा रहे थे कि सूरज तक जाना है। जो लोगों से कल तक बात हो रही थी वो बता रहे थे, हालांकि बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा। एक चीज और यहां पर समझते हैं कि क्या चुनौतियों को अगर समझा जाए, जैसे कि आपने बताया कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि सूरज पर कोई जाए, ऑब्जेक्ट जाए या कोई इस तरह का मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो सूरज पर। गर्मी जो है बहुत बड़ी रीजन है। वो जहां पर L1 की हम बात करें, क्या वो एक बड़ी चुनौती होगी, हीट? देखिए, चुनौती तो बिल्कुल होगी, क्योंकि जब आप पृथ्वी पे रहते हैं तो आपके पास वातावरण है, तो वातावरण आपका जो तापमान है उसको कंट्रोल करता है। तो जितना हमारी बॉडी सह सकती है, हमारे जो पेड़ पौधे जितना सह सकते हैं उतना बना के रखता है, इसीलिए अर्थ पे लाइफ है। जब आप स्पेस में बात करते हैं तो वो तापमान जो वो कंट्रोल नहीं होता है। तो जब आप सूर्य को फेस कर रहे हो जिस तरफ, उधर तापमान ज्यादा होता है। जैसे मैं अगर मून का एग्जांपल दूं तो मून के ऊपर जहां पे अभी रोवर घूम रहा है, ओके, तो उस जगह पे तापमान जो है तकरीबन 80 डिग्री 100 डिग्री तक पहुंच जाता है। ओके, क्योंकि वो सन को डायरेक्टली फेस कर रहा है और कोई वातावरण है नहीं। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे L1 पॉइंट की बात करेंगे तो जो हिस्सा सन को फेस करेगा स्पेसक्राफ्ट का, वहां पे तापमान ज्यादा होगा। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा अभी, बट हाँ, मून पे 100 डिग्री है तो उसके आसपास ही कहीं रहने वाला होगा। क्या स्टेप उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या स्टेप उठाया होगा, क्या तैयारी की होगी? जैसे आप अगर यहाँ पे हमें विक्रम लैंडर की फोटो दिख रही है, ओके, तो विक्रम लैंडर पे आपने देखा है, और अगर आप आदित्य की फोटो भी दिखाएंगे तो उसपे गोल्डन कलर की फॉइल तरह की लगी होती है। जैसे देखिए रोवर के ऊपर भी आप देखेंगे गोल्डन कलर की फॉइल लगी हुई है। तो ये गोल्डन कलर की जो फॉइल है इसको एक्चुअली में बोलते हैं स्पेस ब्लैंकेट। ओके, तो ये स्पेस ब्लैंकेट क्या करते हैं? तरुण जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने, ये बात हम आगे भी कंप्लीट कराएंगे। वक्त है इस वक्त की सुर्खियों का। प्रस्तुत कर